नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अक्सर साहित्य प्रेमियों को इन 3 जॉनरास में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए देखा है: उपन्यास, कहानियाँ या फिर कविताएं। कुछ डेयरिंग लोग भी होते हैं जो इनसे आगे बढ़कर नॉन फिक्शन या कथेतर पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि आत्मकथाएं, जीवनियाँ या फिर प्रेरक किताबें। और इनमें से कुछ विरले ही होते हैं जो इनसे भी आगे बढ़कर इतिहास, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, राजनीति शास्त्र, भाषा विज्ञान जैसे किताबों तक की यात्रा कराते हैं। बेशक नॉन फिक्शन पढ़ना हमें एक गंभीर और परिपक्व पाठक बनने की ओर अग्रसर करता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हुए भी उन्हें पढ़ नहीं पाते या पढ़ना पसंद ही नहीं करते। एक तो सबसे बड़ी वजह होती है उनका बोरिंग होना, मुश्किल और सूचनाओं की अधिकता से भरा होने के कारण बिल्कुल सिलेबस जैसी कोई किताब लगना, है ना। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज मैं आपके लिए 4 ऐसी किताबें लेकर आई हूँ जो 4 अलग अलग जॉनरास से रिलेटेड हैं, जो नॉन फिक्शन तो हैं लेकिन उनका आकर्षण किसी भी उपन्यास या कहानी से कम नहीं है। आज का ये वीडियो उन सब के लिए है जो पढ़ते वक्त नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा लेते हैं, जिन्हें उपन्यास और कहानियों के अलावा भी हिंदी में नई विधाएं ट्राई करने का मन है और कंफ्यूज हैं कि कौन सी किताब पहले उठाएं, जो नॉन फिक्शन पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होना उनकी पहली शर्त है। तो जो पहली विधा मैं आज आपको सुझाना चाहूँगी वो एक निबंध संग्रह है, सुशोभित का लिखा सुनो बकुल। ये इसी साल प्रकाशित हुआ, पुस्तक मेले से मैं इसे लेकर के आई थी। सुशोभित के लिखे निबंधों का संग्रह, जिनमें ज़्यादातर निबंध ललित निबंध कहे गए हैं और शायद इसीलिए लेखक ने इसे रम्य रचना कहा है। सबसे पहले जब इस किताब को मैंने खोला तो मैं ये बात बिना कहे नहीं रह पाई कि इस किताब के जो पृष्ठ हैं, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कब इतने साफ सफ़ेद पन्ने किताब में देखे थे। आपको दिख रहा होगा कितनी उम्दा क्वालिटी है इन पन्नों की। इन दिनों जो प्रकाशक हैं वो इस ओर बहुत कम ध्यान देते हैं और ऐसे में प्रतिश्रुति प्रकाशन का ये प्रयास वाकई प्रशंसनीय है। अब आते हैं निबंध पे। निबंध तो आप सब जानते ही होंगे। ललित निबंध वो होते हैं जिनमें बुद्धि पक्ष की जगह भाव पक्ष प्रधान होता है, यानी कि वो आपके दिमाग की जगह आपके दिल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनमें एक तरह का अपनापन होता है, बतरस का ऐसा मज़ा कि बस पढ़ने वाला उसके आकर्षण में सहज ही बन जाए। जबकि जो निबंध होते हैं उनमें तर्कों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी वो आपके दिमाग को ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और मेरे जैसे फिक्शन प्रेमियों का तो ललित निबंधों के आकर्षण में बंध जाना बहुत ही सहज है। और सुशोभित की तो शैली ही ऐसी है, लालित्य से परिपूर्ण, भाषा का सौष्ठव अपने श्रेष्ठ रूप में, रससिक्त शैली, और उनकी यही चिरपरिचित शैली इस निबंध में आपको देखने को मिलती है। बहुत छोटे छोटे से निबंध हैं जिनमें आपको विषयों का जो वैविध्य है वो चकित करता है। जैसे भारत की जो वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति है, इतिहास, धर्म, आध्यात्म, कला, संस्कृति, पाक कला, यानी ऐसा कोई भी विषय उनसे अछूता नहीं रहा है जिसके बारे में आप जानने की इच्छा रखते हो। और फिर इन विषयों पर उनके जिज्ञासा, उनके मन में उठते प्रश्न और उन प्रश्नों पर किया गया लेखक का शोध आपको यहाँ दिखेगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे निबंध जो मैं बार बार पढ़ना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जब आप ये किताब उठाएं तो आप भी उन्हें ज़रूर पढ़ें। उनके नाम अगर मैं लूँ तो वो है कामार पुकुर, छतरी वाले अक्षर, कृष्णचूड़ा, मुर्दों का टीला, जाम्बुलवन की कन्या, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं सबका नाम लेना चाहूँ तो शायद इस वीडियो में नहीं ले सकूँगी। हालांकि कुछ निबंध इसमें ऐसे भी हैं जिसमें सूचनाओं की अधिकता अतिरिक्त बोझ सी लगती है, लेकिन ज़्यादातर निबंध अपने लालित्य के कारण आपको मोह लेने में पूरी तरह से कामयाब है। अपनी हर विषय पर मजबूत पकड़ और गहन शोध के चलते सुशोभित एक बार फिर से आपको विस्मित कर देंगे। अगली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो एक डायरी है। डायरी का नाम है ठहरती सांसों के सिरहाने से। ये राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई, मेरे ख्याल से दिखाई दे रही होगी, अनन्या मुखर्जी की डायरी, जो उनकी कैंसर यात्रा का वर्णन करती है। कैंसर डायरी। इस किताब को पढ़ना शुरू करने से पहले इस लड़ाई में अनन्या का हार जाना आप पर एक उदासी तो तारी करता है, लेकिन वो बात जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है वो ये कि इसे पढ़ने के दौरान या इसे पढ़ लेने के बाद आपके चेहरे पर चिपकी एक हल्की सी मुस्कान ज़रा भी कम होने नहीं पाती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कैंसर यात्रा का वर्णन है, कैंसर से लड़ने का वर्णन नहीं। वो इसलिए क्योंकि अनन्या अपनी कैंसर की लड़ाई को बिल्कुल उसी तरह जीती हैं जैसे कि वो कोई यात्रा कर रही हूँ, उसी जिजीविषा के साथ, नए नए अनुभव बटोरते हुए, बड़ी हिम्मत से, बेबाकी से, अपने दर्द और जीवन की इस विडंबना पर खिलखिलाकर हंसते हुए, वर्तमान का एक एक पल जीती हुई।
अनन्या की डायरी जब आप पढ़ते हैं तो उनके अध्यायों के शीर्षक में उनके भीतर के पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करते हैं, जैसे प्यार कर ले, अपनी तारीफ का मौसम। एक अध्याय का शीर्षक है मेरे शुभचिंतकों को मेरे लिए क्या लाना चाहिए। इस डायरी को पढ़ते वक्त उनके शब्दों से निकली पॉजिटिव वाइब से आप अपने आप को पूरी तरह घिरा पाते हैं। अनन्या ज़िंदगी को बिल्कुल एक खेल की तरह जीती हैं, जिसमें जीतने और हारना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ज़रूरी है उस खेल में हिस्सा लेना। और अनन्या उसमें बड़ी ईमानदारी से हिस्सा लेती हैं और पूरी शिद्दत से ज़िंदगी के इस खेल को निभाती हैं। सर्वाइवर और किसे कहते हैं। ये किताब उन सभी को जीवन जीने का सलीका सिखाती है जो कैंसर या ऐसी ही किसी अन्य बीमारी से लड़ रहे हैं। उनके परिवार वालों के लिए भी एक बहुत उपयोगी किताब है और बाकियों के लिए ये ज़िंदगी जीने की कला सिखाने वाली अद्भुत डायरी। इस किताब को शुरू करने से पहले किसी ने मुझसे कहा कि महामारी के इस दौर में ऐसी दुखद किताब पढ़ना अच्छा नहीं होगा, तुम दुखी हो जाओगी। और इसे पढ़ लेने के बाद मुझे लगा कि ऐसे किताबें इन्हीं मुश्किल वक्तों के लिए लिखी जाती हैं। अगली विधा जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो एक रिपोर्टाज है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा ऋण जल धन जल। अब रिपोर्टाज क्या होता है ये बता देती हूँ। रिपोर्टाज जो है वो रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट यानी किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन या यथास्थिति वर्णन, जैसा कि रिपोर्टर्स करते हैं पत्रकारिता में जो रिपोर्टिंग की जाती है। लेकिन जब किसी रिपोर्ट को कलात्मक और साहित्यिक रूप से विकसित किया जाए तो वो रिपोर्टाज बन जाता है। यानी कि कोई रिपोर्ट जब आर्टिस्टिक और लिटरेरी फॉर्म में डेवलप की जाती है तो वो रिपोर्टाज विधा का रूप लेती है। फणीश्वर नाथ रेणु इस विधा के प्रमुख साहित्यकारों में आते हैं और ऋणजल धनजल उनकी श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। ये किताब उन दो आपदाओं पर आधारित लेखों का संकलन है जो अलग अलग समय पर घटित हुई। एक तो 1966 में पटना में पड़ने वाला सूखा जिसने दक्षिण बिहार को पूरा चपेट में ले लिया था, और दूसरा 1975 में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ जिसके भुक्तभोगी स्वयं रेणु जी रहे हैं। इन दोनों आपदाओं का जो आंखों देखा वर्णन है, जब रेणु जी जैसा साहित्यकार उन्हें रिपोर्टाज विधा में ढालता है तो पढ़ने वाले उनकी विशिष्ट शैली के मुरीद न हो जाएं, ये तो नामुमकिन सी बात है। जब आप ये किताब पढ़ते हैं आप देखते हैं कि चारों ओर फैला बाढ़ का भीषण हाहाकार, उसमें स्वयं फंसे हुए रेणु उससे आतंकित होते हुए भी कैसे वहाँ से जीवन और आनंद के सूत्र निकाल लेते हैं। चारों ओर भूख, बीमारी, लाचारी, यातना का माहौल जिससे लेखक बेहद विचलित है, लेकिन वो अपने हाथ से बोध को खुद से दूर नहीं होने देता। ऐसा लगता है जैसे उनका हाथ से बोध ही उन्हें जलाए रख रहा है। जब 1966 की बाढ़ के दौरान वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तब उस वक्त उनका हाथ से बोध और भी ज़्यादा मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में रेणु जी की यही खासियत है, वो दुखद से दुखद क्षणों में भी हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं और मगन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसपास की विवशता पर, यातना पर उनका ध्यान नहीं जाता। एक व्यंग्य मिश्रित वेदना होती है उनके लेखन में जो आपको हंसाते हुए अगले ही पल कचोट देने की क्षमता भी रखती है। 1966 में सूखे के दौरान पटना के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते वक्त जब वो एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां लोग भूख से मर रहे हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं तो उनकी हालात देखकर द्रवित होते हैं और उनके मुंह से निकलता है हम फिर आएंगे। वहाँ से लौटने के बाद अपनी इस झूठी उम्मीद पर वो सिसक उठते हैं, अन्न तक ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते और फिर कुछ समय बाद वो किसी सूखा प्रभावित क्षेत्र की यात्रा के बजाय बस अड्डे पर चाय की टपरी पर पूरा दिन गुजारने का सपना देख बैठते हैं। एक भावुक मन की इतनी विरोधाभासी प्रवृत्ति लेखक की संवेदनशीलता का चरम नहीं है तो और क्या है। अगली विधा मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो एक पत्रों का संकलन है, दस्तावेज, अमृता इमरोज़ के पत्र। अमृता प्रीतम के इमरोज़ को लिखे गए पत्रों का संकलन जिसे यहाँ इमरोज़ ने ही स्वयं संपादित भी किया है। अब अमृता प्रीतम के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता दूं कि अमृता मूल रूप से पंजाबी में लिखने वाली प्रतिष्ठित लेखिका रही हैं। अपने समय में उन्होंने अपने कलम से स्त्री अधिकारों के नए आयाम गढ़े। जीवन उन्होंने बिना डरे बेबाक अपनी शर्तों पर जिया। आज के दौर में भी जब हम लिव इन जैसे रिलेशनशिप पर नज़रें टेढ़ी करते हैं, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, अमृता प्रीतम ने इस रिश्ते की शुरुआत, इसकी नींव 70 के दशक में ही रख दी थी। इमरोज़ के साथ रहने का उनका फैसला उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लगता है। अमृता आज भी आज़ाद ख्याल महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल सरीखी हैं। अमृता प्रीतम के इन खतों में आप उनके व्यक्तित्व का आईना देख पाते हैं।
और जब ये किताब आप पढ़ते हैं, मेरा मतलब जब इनके ख़तों का ये संकलन, उनके ख़त आप पढ़ते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि वास्तव में किसी की हैसियत उसे ऊंचा नहीं बनाती, उसे महान नहीं बनाती, उसकी सोच और उसके जीने का सलीका होता है जो उसे ऊंचा बनाता है। अमृता इमरोज़ के इन ख़तों में आप देखती हैं कि कैसे अमृता की श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका समर्पण उनकी रचनाओं को निखारता है। इमरोज़ के जो जवाब आते हैं, वो जवाब कैसे उनकी रचना प्रक्रिया को और मुखरित करते हैं और निखारते हैं। अमृता के लेखन के मुरीद अमृता के इन ख़तों को पढ़ने के लालच से खुद को दूर नहीं रख सकेंगे। तो ये थी आज की 4 किताबें, यानी 4 विधाएं जो मैंने आपको बताई। पहली मैंने आपको बताई निबंध संग्रह, कैंसर डायरी यानी कि डायरी, रिपोर्टाज और पत्रों का संकलन। मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी एक किताब आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं और इन अलग अलग विधाओं का हिंदी में आनंद उठा सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इनमें से अगर कोई किताब पढ़ रखी है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई विधा पढ़ना चाहते हैं या आपकी फेवरेट विधा कौन सी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए चलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चाचा, बाय बाय।